हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर हम एग्जामिनर के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, अच्छे से देखना उनको, और फिर तुम भी ट्राई करना खुद से। पहले पॉज कर देना वीडियो को और खुद से ट्राई करना क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर नहीं बनते तो फिर वापस वीडियो को अनपॉज करके प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, ये एक्सरसाइज तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज है ना। एनसीईआरटी की बुक जिसके पास नहीं है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है इस चैप्टर को, ठीक है। फिर वहां से इस क्वेश्चंस को देख सकता है, और जिसके पास बुक है उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर ओपन करना है, चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन, तुम्हारी 9th की साइंस बुक का, उसको ओपन करना है, एक्सरसाइज खोलिए और उसमें क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम पहले से कर चुके हैं, फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा या नहीं किया है तो एक बार फिर से कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं, फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका फार्मूला था F=G m1m2/r²। ये हमारा फार्मूला, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो डिस्टेंस अब जो है, नया डिस्टेंस जो है, तो ये फोर्स उसको हम f डैश लिख सकते हैं या f1 कुछ भी लिख दो, और जो डिस्टेंस है उसको कर दिया हमने रिड्यूस, हाफ कर दिया r/2। पहले r था, अब r/2 कर दिया, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे, r/2 का, तो वो हो जाएगा r²/4। ये 4 अपॉन में तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ऐसा लिखेगा 4Gm1m2/r², ठीक है। तो देखो, ये Gm1m2/r², ये वाला जो वैल्यू किसका वैल्यू है, ये f का वैल्यू है। अब फोर्स क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल्स टू फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ f। तो ये वाला वैल्यू किसका है, f का वैल्यू है, ये f पुट कर देंगे तो f डैश, मतलब अब जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे, तो डिस्टेंस 4 टाइम्स का भी क्वेश्चन में आता है, डिस्टेंस को 1/3 कर दिया, r/3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 ऊपर आ जाएगा, तो फोर्स 9 टाइम्स हो जाएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन proportion to their masses, while then a heavy object does not fall faster than a light object, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें पूछा है कि जो फोर्स लग रहा है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, दोनों को हम गिराते हैं, ऐसे ड्रॉप किया, तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो पहले क्यों नहीं गिरता, ठीक। तो देखो, इसका रीजन क्या है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस पर डिपेंड करता है, कितना फास्ट गिर रहा है, कितना स्लो गिर रहा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जिस ऑब्जेक्ट को हम गिरा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे Gm/r², G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है। m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी जिस ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं उसका मास नहीं आ रहा है, तो ये G जो है ये बिल्कुल फेदर हो या फिर कोई स्टील बॉल हो, सबके लिए G सेम रहेगा। दोनों को वैक्यूम से गिराएंगे तो दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड पर आएंगे, दोनों सेम स्पीड से मूव करते हुए, ठीक है। मतलब उनकी स्पीड भी चेंज हो रहा होगा तो सेम हो रहा होगा, सेम हाइट से गिराएंगे। तो क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा, वो मास पे डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स between the earth and 1 kg object on its surface। अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके और अर्थ के बीच में तो फॉर्मूला हमें पता है Gm1m2/r², ठीक है। G का वैल्यू याद होना चाहिए हमें, 6.67 × 10⁻11, ठीक है। m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है इसमें 6 × 10⁻24, ठीक है। और m2 दिया हुआ है 1, और डिस्टेंस है दोनों के बीच का, अर्थ का रेडियस 6.4 × 10⁻6 मीटर, और उसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये G की वैल्यू होगी, ये वाली
तो जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा आंसर। ठीक है, मुझे ये पता है ये कितना आता है, ये 9.8 आता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which moon attract and why? ठीक है, तो अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है, उसकी वजह से मून रोटेट करता है अर्थ के अराउंड। तो ये हो गया अर्थ हमारी, ठीक है, ये हो गया मून। तो देखो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का इस तरफ, मून भी अर्थ पे अप्लाई करती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो जितना अर्थ फोर्स अप्लाई करेगी मून के ऊपर उतना मून भी अप्लाई करेगा अर्थ के ऊपर। कहां से आता है, ये आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स अर्थ मून पे लगाएगी उतना ही फोर्स मून भी अर्थ पे लगाएगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मान लो ये इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये भी इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। सेम ऐसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, जैसे मान लो ये मार्कर है, तो इस मार्कर को अर्थ अट्रैक्ट कर दिया, मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब इस मार्कर को अर्थ अट्रैक्ट करे। तो जितना फोर्स मार्कर पे लग रहा है, जितना फोर्स मार्कर पे लग रहा है उतना ही सेम फोर्स अर्थ पर भी लग रहा है। जितना फोर्स इस मार्कर पे लगेगा उतना फोर्स अर्थ पे भी लगेगा, तो दोनों पर सेम फोर्स लगता है, बट दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है और मास दोनों के अलग अलग है। एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका मास बहुत कम है तो इसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, 0.0000000 इतने जीरो आएंगे कि वो मूव होगी नहीं, या मूव होगी तो 0.0000 हमें ऑब्जर्व भी नहीं होगा कि अर्थ मूव भी हो रही है, एक्सेलरेट भी हो रही है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो जितना फोर्स अर्थ पे लगता है उतना फोर्स ऑब्जेक्ट पे भी लगता है, फोर्स दोनों पे सेम रहता है, बट मासेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट इसका तो एक्सेलरेशन दिखता है, अर्थ का नहीं दिखता। ठीक, फिर इक्वेशन नंबर 5, if the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है, मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पर मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो अर्थ जिसमें फोर्स लगा रही है मून के ऊपर, वो फोर्स क्या कर रहा है यहाँ पर, वो फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इसकी तरफ नहीं आएगा या फिर अर्थ इसकी तरफ नहीं जाएगी। किसकी वजह से, क्योंकि जहां पर ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कराएगा एक दूसरे को, ये सिर्फ रोटेट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रोटेशन का काम कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली जैसे मान लो ये सन है, ये अर्थ, तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये अर्थ सन की तरफ क्यों नहीं जा रही, तो उसका रीजन भी सेम वही है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है, ये जो फोर्स है यहाँ पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या कर रहा है, वो घुमाने का काम कर रहा है, वो इधर लाने का काम नहीं कर रहा। अगर इसका स्पीड 0 हो जाता, अर्थ रोटेट कर रही मतलब इसका कुछ ना कुछ स्पीड है, पर अगर स्पीड 0 होगा तो 0 होगा तो उस केस में फिर अर्थ इधर आएगी। स्पीड अगर 0 होगा तो उस केस में आएगी, स्पीड 0 अगर नहीं है, कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर रही है, तो फिर वो इधर नहीं आएगी, वो ऐसे ही घूमेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स if the mass of one object is doubled। देखो ये फोर्स का फॉर्मूला है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर एक का मास डबल कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा, फोर्स डबल हो जाएगा, सिंपल। सेकंड है द डिस्टेंस
बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड और ट्रिपल्ड। अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें, डबल कर दिया, तो 2r हो जाएगा। 2r का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में 4 एक्स्ट्रा आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f के इक्वल f डैश हो जाएगा बाय 4 होगा 1/4 टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया। और अगर ट्रिपल कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा इस जगह पर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ये, और ये फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। फिर थर्ड, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अगर मासेस को डबल कर दिया, एक को ही किया था डबल, इसको भी डबल कर रहे हैं, इसको भी डबल कर रहे हैं, 2 × 2 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब फोर्स 4 टाइम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 6 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और उसकी इंपॉर्टेंस हमने लेक्चर नंबर 1 में भी बताई थी, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो जो यूनिवर्स में जितने भी ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है मूव कर रही है, तो किस लॉ से गवर्न हो रही है उसका पता चलता है हमें, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ठीक है, या फिर मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, उसका पता चलता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल जो हो रहा है उसका भी पता चलता है कि, तो ये ऐसे बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंस है इसकी, तो उसको तुम देख सकते हो वहां से लेक्चर से। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं, वही g = gm/r², और इसकी वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस कितनी होती है, ठीक है। और इसके बारे में बताया था हमने कि ये इक्वेटर पर अर्थ की सरफेस की अगर बात करें तो जो इक्वेटर होती है उस पर मिनिमम होता है और पोल्स पर मैक्सिमम होता है। अर्थ से अगर हाइट पर जाएंगे ऊपर, ठीक है, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अर्थ से अगर डेप्थ पे भी जाएंगे तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पर होती है, और सरफेस पर भी कहां पर होगी, पोल्स पर, ठीक है। अगर हम डेप्थ में जाते जाते अगर अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 हो जाती है, क्योंकि डिक्रीज होती सेंटर पे 0। ऐसे हाइट पे जाते जाएंगे और इनफाइनाइट हाइट पे चले जाओगे, मतलब बहुत ही ज्यादा दूर चले गए, तब भी ग्रेविटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ग्रेविटी चेंज होती है, जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर व्हाट डू वी कॉल ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। तो उसको ग्रेविटी बोलेंगे, फोर्स को जो अर्थ अप्लाई करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, अमित बाइज अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज फ्रेंड। तो वो पोल्स पर कुछ गोल्ड बाय करता है, तो उस गोल्ड का वेट जो होगा वैसे होगा mg, पोल्स पर g की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। फिर he hand over some the same will he meet the equator, तो वो उसको दे देता है इक्वेटर पे, ठीक है। अब देखो पोल पर g का वैल्यू ज्यादा होता है इक्वेटर से, तो पोल पर वेट भी ज्यादा होगा, इक्वेटर पर उस गोल्ड का वेट कम हो जाएगा। मान लो तुम इक्वेटर पे गए, तुमने 10 ग्राम सोना खरीदा, ठीक है, तो 10 ग्राम सोना मान लो 50,000 का, तो 50,000 का तुमने सोना खरीद लिया 10 ग्राम, ठीक। तो पोल पर वेट ज्यादा दिखाएगा। अब इससे इक्वेटर पे आओगे, इक्वेटर पे वेट कम हो जाएगा, इक्वेटर पे जाएगा कितना 9 ग्राम हो जाएगा, तो 9 ग्राम सोने की जो रेट होगी वो कम आएगी 45,000 रुपये। तो तुमने तो 50,000 रुपये दिए पोल पर, और तुम्हारा फ्रेंड तुमसे जब खरीदेगा उसको वेट कम लगेगा तो कम पैसा देगा, तो 45,000 मतलब 5,000 का क्या हो जाएगा, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। तुम एग्री होगे 5,000 के नुकसान के लिए? नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें मुझे विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बोट, इफ नॉट बाय, तो ये हम बता सकते हैं कि नहीं होगा एग्री। क्वेश्चन नंबर 11, why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into ball। तो एक शीट ऑफ पेपर है, जब वो नीचे आती है तो एक्चुअल जो, अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर हमारा एयर रेजिस्टेंस लगता है, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एयर मॉलिक्यूल से जिसका एरिया ज्यादा हो, तो ज्यादा एरिया हो तो उसका एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा,
और वो धीरे धीरे नीचे आएगी। सेम यही फिनोमेनन यूज में लेते हैं जब कोई पर्सन जब प्लेन से जंप करता है तो पैराशूट लेके जंप करता है तो पैराशूट पे क्या लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूसली, एयर रेजिस्टेंस लगता है। ऐसे ही वहां पर जो शीट ऑफ पेपर है उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, उसको क्रम्बल कर देंगे, एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस कम लगेगा तो जल्दी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस के चक्कर है। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। मतलब जो मून पर ग्रेविटी है और की ग्रेविटी 1/6 पता है हमें। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो मून पर वेट m g, मून की ग्रेविटी, ठीक है। और तो उसका ये g m का वैल्यू है 10 और g का वैल्यू आपकी ग्रेविटी का 1/6 टाइम्स। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, और 386 अप्रोक्स कितना न्यूटन आ जाएगा मून पर वेट। और अर्थ पे निकालेंगे, अर्थ पर 10 into 9.8 इट मींस 98 न्यूटन। तो ये सिंपल वेट W इक्वल्स टू mg से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, ये अ बॉल इज थ्रोन vertically upward with a velocity of 49 meter per second. The maximum height to which it rises. कितनी हाइट तक जाएगी वो? अगर उसको 49 मीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तो ये फॉर्मूला हमने बताया, u स्पीड से थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाती है वो, h इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g मैक्सिमम हाइट। h का वैल्यू 49 की स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, g का वैल्यू 9.8, ठीक है। इसे सॉल्व कर सकते हैं, 49 into 49 2 into 9.8, ठीक है। ये 4.9 से 10 टाइम्स कैंसिल होगा, 4.9 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 490 अपॉन 4 122.5 मीटर। इतनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन नंबर 13 में। और इसका सेकंड पार्ट है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस, मतलब ऊपर जाके वापस नीचे आने का टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी लिखा था हमने 2u/g 249 अपॉन 9.8, 98 हो जाएगा और 9.8 10 सेकंड आ जाएगा आंसर हमारा। 13 का सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 14, a stone is released from the top of a tower of height 19.6 मीटर। तो 19.6 मीटर का एक टावर है, वहां से क्या कर रहे हैं, एक बॉल को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल को रिलीज कर रहे हैं, हाइट 19.6 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ड्रॉप कर रहे हैं, u का वैल्यू 0, यहाँ पर वेलोसिटी पता नहीं, तो थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके बता सकते हो। u का वैल्यू 0, इसकी जगह g और इसकी जगह h लिख देते हैं, v इक्वल्स टू रूट ओवर 2gh फॉर्मूला होता है हमारा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19.6, तो 19.6 into 19.6 तो 19.6 का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second, g का वैल्यू लेना, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस बताना है।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका था हमारा 15 40 की स्पीड से करना है। मैक्सिमम हाइट बतानी है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है h इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g, u का वैल्यू 40 इंटू 40 और g को हमें 10 लेना है। यहाँ पर 0 0 कैंसिल 160/2 80 मीटर आ जाएगा। तो 80 मीटर ऊपर जाएगा, 80 मीटर नीचे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, तो जहां से देखते हैं वापस वहीं आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, डिस्टेंस 80 मीटर ऊपर गया, 80 मीटर नीचे आया। टोटल कितना चला 80 प्लस 80। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा डिस्टेंस आ जाएगी 160 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो 16 है हमारा कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मासेस दिए हुए हैं उनके दोनों के, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। तो ऑब्वियसली हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स वाले फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 16 को F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। m1 फर्स्ट का मास कितना है, अर्थ सन का लेते हैं 2 × 10⁻30, अर्थ का लेते हैं 6 × 10⁻24। तो दोनों के बीच की एवरेज डिस्टेंस है 1.5 × 10⁻11 मीटर इसका स्क्वायर r स्क्वायर। तो देखो पहले पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻30 10⁻24 है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 30 + 24, ये हो जाएगा हमारा 54। और 54 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -11 तो ये हो जाएगा 43। ठीक है, ये 6 × 2 ये हो जाएगा हमारा 12, इधर 6.67 और नीचे 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 × 1.5 फिर 10⁻11 11 का स्क्वायर करेंगे तो 22। तो देखो ये जो पावर है जब ये ऊपर जाती है, अपॉन में जो पावर होती है जिसको ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाती है, मतलब 10⁻43 होगा और 10⁻22 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी। तो 43 में से 22 को तुम्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 - 2 1, फिर 10⁻21 हो जाएगा हमारा इधर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 सेकंड्स 3 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, और 3 से कैंसिल हो रहा है 0.5 टाइम्स। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 7 28 26 26। ठीक है, तो ये 26.68 और 1.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। ये 0.75 मतलब 3/4। ठीक है, इसको 3/4 ले देंगे, 4 पर पहुंच जाएगा, 3 नीचे, और इसको सॉल्व कर लेंगे फिर हम। 4/3 26.6 10⁻21। इसको इससे हम कैंसिल करेंगे पहले, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर लास्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 4 × 6 डिवाइड भी कर लें। ठीक है, तो ये 106.72 डिवाइड बाय 3 10⁻21 और फिर इसको फाइनली से डिवाइड कर लेंगे। फिर फोर्स आ जाएगा हमारा 355.57 10⁻21 या फिर 3.5 10⁻22 लिख देंगे। ये अप्रोक्स इतना आंसर हो जाएगा हमारा। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें, बाकी फॉर्मूला तो वही लगेगा और आंसर आ जाएगा हमारा
तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। 100 मीटर हाइट का टावर है, वहां से हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, ठीक है। एंड सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट व्हेन वेयर द टू स्टोन विल मीट। दोनों कहां पर मिलेंगे? एक तो क्या कर रहे हैं, 100 मीटर हाइट से गिरा रहे हैं, u का वैल्यू 0, 100 मीटर, और दूसरे को इसकी सेम यहीं से हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर, कितना स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड से। तो नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, तो यहाँ पर नहीं, पर ये मान लो टकरा जाते हैं इससे के ऊपर, ठीक है। और टकराने में टाइम लगता है, इसको t टाइम लग रहा है, तो ये ऊपर जाने का इसका भी टाइम t होगा, दोनों का टाइम सेम रहेगा। मान लो ये डिस्टेंस चलता है यहाँ से h डिस्टेंस चलता है, तो टोटल 100 है, 100 में से h ये चला, तो इसलिए कितना चला होगा, तो ये चलेगा हमारा 100 माइनस h, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमें t और h की वैल्यू निकाली, कहाँ पर टकरा रहे हैं और कितने टाइम पे टकरा रहे हैं। तो देखो h t u, इनमें हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह जाएगा h, u का वैल्यू 0, हाफ a की जगह g, t स्क्वायर, तो h की वैल्यू हाफ g t स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारी, दूसरी इस वाले से मिलेगी, तब कैसे, ये इसका इनिशियल स्पीड है, ये डिस्टेंस चल रही है और टाइम इसका t है, तो s इक्वल्स टू s कितना चल रहा है, 100 माइनस h ut, u का वैल्यू 25 इनटू t ut। और देखो ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटी नीचे लगी तो माइनस आएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो h का वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ रख दो, तो 100 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 25t, और ये भी हाफ जी टी स्क्वायर, तो देखो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इधर इधर, तो ये 25t इसके इक्वल आ जाएगा 100 के इक्वल, तो t का वैल्यू 100 बाय 25, दैट मींस 4 सेकंड। ठीक है, तो t का वैल्यू आ जाएगा 4 सेकंड। तो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे, इसको फेंकेंगे, उसके 4 सेकंड के बाद ये दोनों मिलेंगे, और यहाँ से कितना डिस्टेंस, h का वैल्यू हाफ, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और t स्क्वायर, t का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ यहाँ से, तो g का वैल्यू t स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना जाएगा ये 16 इंटू 8 इंटू 80 मीटर, तो यहाँ से तो 80 मीटर होगा, और ग्राउंड से कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 मतलब 20 मीटर, फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से अगर बोले तो ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर, ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर, और टॉप से 80 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 70 मीटर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अप रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड्स। तो एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं और वो 6 सेकंड के बाद वापस उस थ्रोअर के हाथ में आ जाती है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें दिया हुआ है। फेंका, वापस रिटर्न होगी, इसके हाथ में आ गई, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 दिया हुआ है, और ये 2u/g होता है हमारा, ठीक है। g का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, सो u का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू जी 9.8 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करेंगे ये 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 9.8, कितना जाएगा ये 29.4 मीटर पर सेकंड, मतलब इतना स्पीड से उसको थ्रो किया होगा ऊपर की तरफ। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, h इक्वल्स टू
क्या होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, u का वैल्यू 929.4 इंटू 29.4, g इक्वल 9.8, ये इससे कितना 3 टाइम्स कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 4.7 इंटू 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44.1 आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी उसकी, ठीक है। और इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड में इसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन का फॉर्मूला होता है हमारा, वही सेकंड इक्वेशन निकाल सकते हैं, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो ये ग्राउंड से कितनी हाइट होगी, h इक्वल्स टू ut, g नेगेटिव लेंगे माइनस हाफ gt स्क्वायर, h की वैल्यू बतानी है हमें, u का वैल्यू कितना है 29.4 टाइम 4 सेकंड माइनस हाफ, g का वैल्यू 9.8, t स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। तो ये h की वैल्यू 29.4 into 4, इसको करेंगे तो 4 into 4 16, 1 92 37 7 3 और ये 117.6 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 को से मल्टीप्लाई करेंगे ये 78.4, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 0.29 और ये 39.2 मीटर, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन से इसका भी आंसर आ जाएगा 18 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट डायरेक्शन डज अ बायंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड, बायंड फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो बायंड फोर्स हमेशा होता है हमें किस डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको ऊपर की तरफ लेके आने की कोशिश करता है वो, तो बायंड फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होती है। किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे लिक्विड के अंदर, बायंड फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। ये 19 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, why does a block of plastic released underwater come up to the surface, तो प्लास्टिक का कोई भी ले लिया तुमने ऑब्जेक्ट, उसको पानी के अंदर डाला तो ये ऊपर आ जाता है, क्यों आ जाता है ऊपर, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है प्लास्टिक की वो बहुत कम होती है, ठीक है, और जो वाटर की डेंसिटी वो ज्यादा होगी, तो इसमें बायंड फोर्स ज्यादा लगेगा इसके वेट से, वेट कम होगा मतलब नीचे की तरफ फोर्स कम लगेगा, बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा बाइंड फोर्स लगेगा तो बाइंड फोर्स की वजह से वो ऊपर की तरफ आएगा, बाइंड फोर्स वेट से ज्यादा होता है, इस वजह से ये ऊपर आता है। और जैसे आयरन वगैरह किसी भी चीज है, आयरन है, आयरन बॉल है कुछ भी, तो उसका वेट ज्यादा होता है, बाइंड फोर्स कम लगता है, तो वो सिंक हो जाता है। 21 क्वेश्चन नंबर, द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, 50 ग्राम का सब्सटेंस है, मास दिया हुआ है उसका, उसको वॉल्यूम दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी वाटर दिया हुआ है, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, पहले इसकी डेंसिटी निकालेंगे, सब्सटेंस की मास अपॉन वॉल्यूम, 50/20 कितना जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वाटर का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फ्लोट और सिंक करने की कंडीशन क्या होती है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम, जैसे वुड की डेंसिटी कम होती है तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, जैसे आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, तो आयरन है उसमें सिंक हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्या है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, the volume of 500 gram seed packet is 350 centimeter cube, ठीक है।
तो क्वेश्चन में 22 मास दिया हुआ है, इसमें भी कितना 500 ग्राम, जो वैल्यू दी उसको लिख लो पहले। फिर वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर, फ्लोट होगा सिंक होगा तो उसको निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल लो इसकी, मास अपॉन वॉल्यूम 500 अपॉन 350 सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 10/7, दैट मीन्स 1.4 के आसपास। ऑब्वियसली डेंसिटी जो है ये वाटर से ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, तो कितना मास उसका डिस्प्लेस होगा, बाइंड फोर्स कितना लगेगा, तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा V O G। वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का तो पूरा वॉल्यूम अंदर रहेगा क्योंकि पूरा सिंक होगा, तो वॉल्यूम वाटर का कितना आएगा डिस्प्लेस, जितना इसका होगा 350, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 और G, ठीक है। हमें मास बताना है तो मास क्या होता है, फोर्स अपॉन वेट अपॉन जी, जी से डिवाइड कर देंगे 350 इंटू 1 मतलब 350 ग्राम। तो जितना उसका वॉल्यूम है उतने ही ग्राम वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 22 का। सिंपल बीरोजी वाला फॉर्मूला होता है बैंड फोर्स का, तो फोर्स तो ये आएगा, फोर्स नहीं बताना है, मास बताना है, तो मास बताना जी से डिवाइड करते हैं, ठीक तो आ जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन तो हो गए हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम्पलर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पलर में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, एग्जाम्पलर जिसके पास नहीं है, ठीक है, या तो परचेस कर सकते हैं शॉप पे जाके, या फिर इसको भी ऑनलाइन तो डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, गूगल पर जाओ, गूगल पर डालो NCERT एग्जाम्पलर, तो जो सबसे पहले NCERT की साइट खुलेगी, कोई दूसरी साइट पे जाना है, NCERT की जो मेन साइट है उसी पे जाना है, वहीं क्लिक करना है, तो पहला ऑप्शन आएगा, ऑब्वियसली मोस्टली पहला आ जाता है वो NCERT एग्जाम्पलर, गूगल पे डालोगे तो उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करोगे तो फिर वहां पर वो क्लासेस आ जाएगी अलग, 6 से स्टार्ट होगी, 6 7 8 9, तुम्हारी 9 क्लास है तो 9 क्लास वाले पे तुम्हें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो वो सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे, मैथ्स खुल जाएगी, ठीक है, तुम्हारी साइंस खुल जाएगी, साइंस, तो साइंस में फिर तुम्हें चैप्टर नंबर 10 मिल जाएगा ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन क्लिक करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चंस डाउनलोड हो जाएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे सारे। तो एग्जाम्पलर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमको देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमें दिया है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले तुम उसको डाउनलोड कर लेना और एक बार पहले खुद से ट्राई करना सारे क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज कर लो और सारे क्वेश्चंस बैठ के पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। टोटल 10 to 15 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उनको सोल्व करना है पहले, ठीक है। और फिर तुम्हारे कौन कौन सही हुए या नहीं हुए तो उसको चेक करने के लिए तुम वीडियो को वापस प्ले कर लेना। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों के अलग अलग मास है, फॉलिंग नियरली सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून है, सरफेस ऑफ अर्थ है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों उसके पास से गिर रहे हैं, दोनों की मास अलग अलग है, इसका मास दोनों गिरेंगे, पर यहाँ पर जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी दोनों के लिए सेम रहेगी। अर्थ की बात करें 9.8 और मून की बात करें 9.8 डिवाइड बाय 6 मीटर पर सेकंड, दोनों के लिए ग्रेविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी, तो दोनों की जो स्पीड होगी, फॉलिंग स्पीड किसी भी टाइम पर वो सेम रहेगी, ठीक है। स्टार्टिंग दोनों की 0, तो जितना स्पीड इसका, जिस रेट से इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा होगा उसी रेट से इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा होगा। रेट मतलब एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब एक्सेलरेशन, तो जितना एक्सेलरेशन इसका है उतना एक्सेलरेशन इसका है, ठीक है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट है हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये वाला सही है, दोनों की सेम वेलोसिटी होगी एट एनी इंस्टेंट। दूसरा है हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, तो ये वाला नहीं होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो फोर्स जो लगता है वो m into g होता है, तो मासेस डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, दोनों पे फोर्स अलग अलग लग रहा होगा। अंडरगो चेंज इन देयर इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पर इनर्शिया की बात नहीं करते कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है तो उस पर
क्या लगता है मतलब बोल सकते हैं जैसे हमने बस की बात करी तो बस सडनली स्टार्ट हो जाती है तो जो पीछे की तरफ जाता है, या फिर वो स्पीड से ज़्यादा सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया तो आगे की तरफ जाता है। यहाँ पर हम इनर्शिया की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सेकंड वाला है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल, ये नहीं होगा आंसर। दूसरा है इज लीस्ट ऑन पोल, ये भी नहीं होगा। इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे कम होता है, पोल पर मैक्सिमम होता है, ये इक्वेटर वाला आंसर हो जाएगा लीस्ट ऑन इक्वेटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जो है F है। इफ masses ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज हाफ, दोनों के masses को अगर हम हाफ कर दें तो फॉर्मूला होता है हमारा G(m1m2)/r²। अगर मास, इसका भी मास को हाफ कर दिया, इसके भी मास को हाफ कर दिया, अगर डिवाइड बाय 2, 2 into 2 4, तो ये 1/4 आ जाएगा यहाँ पर। तो जो फोर्स होगा पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा F/4। फिर क्वेश्चन नंबर 4 अ बॉय इज रोलिंग a stone with a string in a horizontal circular path. If the string breaks the stone, तो ये तो क्या कर रहे हो, घर पे भी कर सकते हो इसको एक्सपेरिमेंट को। एक पतला सा धागा लेना, पत्थर को बांधना और उस पत्थर को ऐसे सिर के ऊपर ऐसे ऐसे स्पीड से घुमाना। ठीक है, जितना स्पीड से घुमा सकते हो। एक टाइम आएगा वो स्ट्रिंग जो है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जैसे स्ट्रिंग टूटेगी तो जिस टाइम मान लो यहाँ पर वो ब्रेक होगी, तो इस यहाँ पर जब ब्रेक होगी वो, तो देखो क्या होगा, इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में, तो जो ऑब्जेक्ट जो रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसकी जो स्पीड होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। ऐसे यहाँ पर निकालेंगे तो इधर आएगी, 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 ऐसा टेंजेंशियल स्पीड होगी। तो जैसे यहाँ पर टूटा तो जिधर स्पीड होगी वो उसी तरफ चला जाएगा, मान लो यहाँ पे टूटती है तो जिधर स्पीड होगी उधर ही चला जाएगा। तो हमेशा क्या होता है वो टेंजेंशियल जाता है, जब भी हम ऐसे स्ट्रिंग वगैरह टूट जाएगी तो क्या जाएगा, टेंजेंशियल जाएगा। सिमिलरली जैसे मान लो ये सन है यहाँ पर सेंटर पे, तो अर्थ उसके अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पर जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से रोटेशन होता है हमारा। अब मान लो सडनली अगर हम क्या करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स को एकदम खत्म कर दें, मान लो नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है ही, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा इन दोनों के बीच कोई फोर्स लगेगा तो अब ये घूमेगी, अब ये क्या होगी, जिधर टेंजेंशियल स्पीड है उधर ही चली जाएगी, ऐसे सीधी सीधी टेंजेंशियल डायरेक्शन में चली जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर खत्म करने के बाद। ठीक, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है will move along a straight line tangential to the circular path, तो circular path जो tangential है ऐसे tangent उसके अलावा चली जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, an object is put 1 by 1 in 3 liquids have different densities। तो 3 लिक्विड है, उनमें डाला, पहले एक लिक्विड में डाला उस ऑब्जेक्ट को, फिर दूसरा लिक्विड में डाला, फिर तीसरा लिक्विड में डाला, तो अलग अलग लिक्विड में डाल रहे हैं। ठीक है, और द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद 1/9, 2/11 and 3/7 parts of their volume outside the liquid। ठीक है, मतलब V out अपॉन V का वैल्यू में दिया हुआ है तीनों अलग अलग लिक्विड में, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और एक थर्ड वाले में। ठीक है, कितना फ्रैक्शन आउटसाइड द लिक्विड है, V out अपॉन V, और जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी D1 D2 D3, यहाँ पे डेंसिटी D1 यहाँ D2 यहाँ D3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो V out अपॉन V और V अन अपॉन V, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, इसका फॉर्मूला लिखा था हमने रो अपॉन सिग्मा, और V out अपॉन V का फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। मैं उल्टा कर दिया सिग्मा अपॉन रो। ये फॉर्मूला हमने लिखा था, सिग्मा क्या था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको जो फ्लोट हो रहा है
और रो था डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट करता है तो कितना पोर्शन अंदर रहेगा, कितना पोर्शन बाहर रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सिग्मा जानते हैं और लिक्विड्स का डेंसिटी अलग अलग है। तो एक जगह तो लिक्विड का डेंसिटी पहले वाले में d1 है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं d1 को। फिर कैसे, सिग्मा अपॉन d1 को इधर ले आओ, ये 1/9 को इधर ले लो, 1 - 1/9 दैट मींस d/9। तो यहाँ से सिग्मा d1 की वैल्यू देगी, d1 इक्वल्स टू 9/8 सिग्मा। ठीक है, 9/8 सिग्मा, ये तो पहले d1 आ जाएगा, ऐसे d2 भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन d2 इक्वल्स टू 1 - 2/11, तो ये 9/11 हो जाएगा। तो यहाँ से d2 की वैल्यू देगी हमारी 11/9 सिग्मा। और ऐसे इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा अपॉन d3 1 - 3/7 दैट मींस 4/7। तो यहाँ से d3 हो जाएगा हमारा 7 सिग्मा/4। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल में जाओ, डेसिमल निकाले देखो, तो डेसिमल निकालेंगे 1.1 के आसपास आएगा। इसको देखेंगे हम, तो ये 1.2 के आसपास आएगा। इसको देखेंगे हम, तो ये 1.4 के आसपास आएगा। 1.4 में 1.7, तो कौन सा सबसे ज्यादा है? ये सबसे ज्यादा है, 1.7 है, 1.2 है, 1.1 है। तो d3 सबसे ज्यादा होगा, d2 कम, d1 सबसे कम। और कैलकुलेशन करने के लिए हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे यहीं से मैं बता देता हूँ। तो देखो, जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ज्यादा डेंसिटी होगी, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ज्यादा रखेगा, बाहर ज्यादा रखेगा। ठीक है, डेंसिटी अगर लिक्विड की कम होगी तो लिक्विड के अंदर ज्यादा जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब बाहर कम रहेगा, अंदर ज्यादा रहेगा। तो जो लिक्विड जितना ज्यादा डेंस होगा वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, बाहर की तरफ ज्यादा रखेगा, बाइंड फोर्स ज्यादा लगाएगा। ज्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट बाहर ज्यादा रहेगा। कम डेंसिटी होगी तो बाहर कम रहेगा। तो देखो सबसे कम बाहर किसमें है, फर्स्ट वाले में 1/9 वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे कम यहाँ पर है, मतलब d1 सबसे कम है। फिर इसके बाद यहाँ पर d2 उसके बाद, और सबसे ज्यादा बाहर किसमें है, थर्ड वाले में, मतलब d3 सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर d3 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे मतलब d3 से ज्यादा, फिर d2 फिर d1, ये सब ऑप्शन है d1, तो d1 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। In the relation F equals to gmm/d square, the quantity g is, तो g क्या होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। g होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होता है, यूनिवर्स में सब जगह सेम रहता है। इसका आंसर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, d वाला, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ नेचर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो बोलता है कि यूनिवर्स में कहीं पर भी दो मासेस है, तो उन मासेस के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मतलब मास होना चाहिए बस दो ऑब्जेक्ट्स के पास, तो फोर्स लगेगा। और वो किसी भी शेप का, किसी भी साइज को, किसी का कहीं भी रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा इसमें एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास। ठीक, तो सी वाला आंसर हो जाएगा 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी g इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो g जो होता है यूनिवर्स में सब जगह सेम होता है, किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। कहीं भी ले जाओ, स्पेस में ले जाओ, अर्थ के अंदर ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, ऑब्जेक्ट को g का वैल्यू सेम रहता है, चेंज नहीं होता। इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, तो डी आ जाएगा इसका आंसर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। दो पार्टिकल्स को सम डिस्टेंस पर रखा है, मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल्स डबल, मास को डबल कर दें दोनों के, तो मास को डबल कर देंगे। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है हमने, तो फोर्स होता है 4 टाइम्स होता है, 2 × 2 4 टाइम्स फोर्स हो जाएगा, 4 वाला आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। तो हमारे आसपास जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स पे क्या लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उस ग्रेविटेशन की वजह से एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और एक और फैक्टर होता है कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, तो उसमें
तुम 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। उसमें एक होती है कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है। अगर मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो ग्रेविटी को ओवरकम कर देगी तो फिर वो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे। तो मून पर क्या है, ग्रेविटी कम है, मून पर ग्रेविटी कम है तो वहाँ मॉलिक्यूल जो है वो इजीली ग्रेविटी से छोड़कर बाहर निकल जाता है, एस्केप हो जाता है। ठीक है, तो मून पर इसलिए एटमॉस्फेयर नहीं है। और अर्थ पर एटमॉस्फेयर इसलिए है कि अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स अर्थ की एटमॉस्फेयर को छोड़ के, अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए अर्थ पर एटमॉस्फेयर है। ठीक, 11th क्लास में और अच्छे से डिटेल में इसको बताते हैं। तो ग्रेविटी आ जाएगा इसका आंसर। 10th का क्वेश्चन नंबर 11 है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two unit point masses separated by unit distance, F equals to G m1 m2 upon r square। फर्स्ट वाले का मास भी 1, दूसरे का भी 1, डिस्टेंस भी 1, 1 1 1 1 G के इक्वल है फोर्स। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, D आ जाएगा 11 में, है ना, D फॉर डॉग। फिर है 12 वाला हमारा, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी 0 होती है, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी क्या है, 0। तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे अगर तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हारा वेट भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पर वहां पहुंच नहीं सकते क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हीट है, वहां पहुंचने से पहले तुम मेल्ट हो जाओगे, जल जाओगे। अब है क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन इन एयर, एयर में 10 न्यूटन उसका वेट है। व्हेन इमर्स्ड फुली इन वाटर इट वेज ओनली 8 न्यूटन। तो जो उसको it weighs only 8 Newton. The weight of the liquid displaced by the object will be। तो देखो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इमर्स करते हैं तो उसमें बाइंड फोर्स लगता है, तो हमने एपरेंट वेट बताया, वो एपरेंट वेट जो होता है ये वेट इन वाटर इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इन एयर, और उसमें बाइंड फोर्स लगता है, बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो बाइंड फोर्स आएगा वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर या वेट इन लिक्विड। एयर के अंदर 10, वाटर के अंदर 8, बाइंड फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर कितना है, 2 न्यूटन का बाइंड फोर्स लग रहा है, तो बाइंड फोर्स आएगा 2 न्यूटन का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ गर्ल स्टैंड्स ऑन अ बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 centimeter and width 20 centimeter. In which of the following cases pressure exerted by the brick will be maximum? Maximum किस केस में होगा? तो देखो प्रेशर जो है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर P फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर फोर्स उसका वेट हो जाएगा गर्ल का अपॉन एरिया, तो गर्ल का वेट तो चेंज होगा नहीं क्योंकि वो तो वही है। एरिया यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया जहाँ पर मिनिमम होगा, मिनिमम एरिया जहाँ पर होगा वहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम लगता है। तो एरिया मिनिमम देख लो, तो मिनिमम एरिया मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू तो जब 40 × 20 करूँगा तो मुझे एरिया मिनिमम मिलेगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी सब केस में ज़्यादा मिलेगा। अगर इन दोनों को लेता हूँ तो 2400 मिलेगा, इसको लेता हूँ 1200 लगेगा। इन दोनों केस में मिनिमम होगा, तो जो ब्रेथ और विड्थ है अगर वो बेस पे रहेगी तो एरिया मिनिमम होगा, एरिया मिनिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन एप्पल्स फॉल्स फ्रॉम अ ट्री बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल। F1 is the magnitude of force exerted by the earth on the apple and F2 is the magnitude of force exerted by the apple on the earth. Then तो जितना फोर्स एप्पल लगाता है उतना फोर्स अर्थ लगेगी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम बता सकते हैं। तो जितना F1 है उतना ही F2 है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, अर्थ पर ऊपर की तरफ लगेगा, एप्पल पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स दोनों इक्वल होंगे, F1 और F2 आर इक्वल।
15 का डी रहेगा आंसर। ठीक है, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, अब है इसमें व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट अ प्लैनेट रिक्वायर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑन व्हाट फैक्टर्स दैट डिपेंड्स। ये सन है, इसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये सन का मास, प्लैनेट का मास, दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो फोर्स जो लगता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। किस चीज पर डिपेंड करता है, सन के मास पर, प्लैनेट के मास पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस पर, जीरो कांस्टेंट है, इन सब पर डिपेंड करेगा। मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन द अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। किसी हाइट से स्टोन को थ्रो कर रहे हैं हम इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, और एक को गिरा रहा है नीचे। इसको यहां से समझना, देखो ध्यान से, एक को थ्रो कर रहे हैं इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं सीधा, और एक को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उसको। ये तो ऐसे जाएगा नीचे और ये सीधा आएगा। इन दोनों बताना है कि कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में, किसको ज्यादा टाइम लगेगा किसको कम टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पर इस केस में क्या है, अगर मैं बात करूं कि इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड है वो 0, ठीक है, जिसको ड्रॉप कर रहा है, और इसको दे रहा है किस डायरेक्शन स्पीड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्पीड दे रहे हैं। तो पूरी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड भी 0 है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्पीड देंगे तो उसकी नीचे की तरफ जो स्पीड होगी वो 0 होगी। अगर मैं किसी एंगल पे अगर स्पीड दूंगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं दे रहा, किसी एंगल पे दे रहा हूं, तो ये फिर इस वाले केस में ये स्पीड 0 नहीं होगी। अगर किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, इधर फेंक रहे हो या फिर इधर फेंक रहे हो, तो ये स्पीड 0 नहीं होती है। बट अगर एग्जैक्टली मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो ये वाई डायरेक्शन में स्पीड, इस डायरेक्शन में स्पीड 0 होती है, इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पर भी इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, इसकी भी इनिशियल स्पीड 0, दोनों की इनिशियल स्पीड 0, तो दोनों को जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट एक फॉर्मूला होता है हमारा √2h/g। अगर ये हाइट h है तो इसको भी उतना ही टाइम लगेगा और इसको भी उतना ही टाइम लगेगा, दोनों को सेम टाइम लगेगा। उसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। h ये हाइट, और ध्यान रखना इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तब इसका इस डायरेक्शन में स्पीड 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन। इसको और अच्छे से 11th क्लास में समझेंगे जब हम कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पर कंपोनेंट लेना अभी वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, साइन थीटा cos थीटा यूज में आता है, जिसको तुम अभी नहीं पढ़ते हो। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 18, सपोज द ग्रेविटी ऑन अर्थ सडनली बिकम 0, then in which direction will moon begin to move if no other celestial body affects it। वही सेम क्वेश्चन, ये अर्थ है, ये मून, ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो गई, पहले ऐसे रोटेट कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स 0 पे तो किधर जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। जिसका सर्कुलर पाथ होगा, जो ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली टू द ऑर्बिट ऑफ मून। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिकल पैकेट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द 2 एरोप्लेन्स। मतलब एरोप्लेन जा रहा है ऐसे, उनसे पैकेट्स गिरा रहा है, वन अबव द इक्वेटर, एक को इक्वेटर के ऊपर गिराया, और वन अबव द नॉर्थ पोल, एक को नॉर्थ पोल पे गिराया। दोनों पर हाइट सेम थी प्लेन की, विद दोस पैकेट एट सेम टाइम, और क्या होगा, ये टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा, दोनों को सेम हाइट से गिरा रहे हैं, और ग्रेविटी दोनों जगह अलग अलग है। इक्वेटर पे अलग ग्रेविटी होगी और पोल पर ग्रेविटी अलग होगी। इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होती है, ज्यादा होगी, सॉरी, पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होती है। तो पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, ग्रेविटी ज्यादा होगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। देखो T यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √/g। हमें पता है पोल पर ग्रेविटी
रहा है, इक्वेटर पे कम है, ग्रेविटी ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो टाइम पोल पर कम लगेगा, इक्वेटर पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो पैकेट तो नीचे आएगा तो पोल पर जल्दी पहुंचाएगा, इक्वेटर पर लेट पहुंचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, the weight of any person on the moon is 1/6 times that on the earth. He can lift a mass of 15 kg on the earth. What will be the maximum mass which can he lift? By the same force applied by the person. The force तो same apply कर सकता है, तो force उसको लिफ्ट करना है, वेट के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब m into g on earth, ठीक है। तो मास का वैल्यू लेगा फोर्स, चलो फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फोर्स कितना अप्लाई करेगा, तो मास है 15, जी का वैल्यू जी ले लेते हैं, इतना फोर्स वो अप्लाई कर सकता है। अब मून पर पहुंच गए, तो मून पर ग्रेविटी अब लेगी कम हो जाएगी, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून, मास ग्रेविटी ऑन मून, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6, फोर्स की वैल्यू कितनी है 15 इंटू जी, ये फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, जी जी कैंसिल, तो मास कितना आ जाएगा 15 इंटू 6 90 न्यूटन। क्योंकि ग्रेविटी 1/6 है तो वहां पर हम 90 केजी उठा सकते हैं। तो तुम यहाँ पर जैसे छोटा सा पत्थर उठा सकते हो, छोटा सा पत्थर मान लो उसका मास सपोज तुम पूरी ताकत लगा रहे हो तो 20 किलो उठा रहे हो, ठीक है। तो पत्थर की जगह छोटी 20 किलो पत्थर छोटा रहेगा। और मून पर अगर तुम पहुंच गए तो मून पर जस्ट उसका 6 टाइम्स तुम मास को लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब बड़ा पत्थर मतलब उसका मास 120 केजी, तो 120 किलो का पत्थर तुम उठा सकते हो वहां पर। तो जैसे मान लो तुम कोई भी वेट उठा रहे हो तो उसका 6 टाइम्स वेट तुम कहां पे लिफ्ट कर सकते हो, मून पर लिफ्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है, समझ रहे हो। तो मून पर क्या है, ग्रेविटी कम, तो ग्रेविटी होगा मतलब हैवी ऑब्जेक्ट्स को तो इजीली ऊपर उठा सकते हो। अगर तुम बड़े से पत्थर को ऐसे हाथ से उठाकर ऐसे फेंक दोगे ऊपर, इसको तुम हाथ पर उठा भी नहीं पा रहे थे दोनों हाथों से, उसको मून पर तुम एक हाथ से ऊपर फेंक दो, तो ये मून पर जाने का फायदा, तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी मून पर। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑन द अर्थ इन टर्म्स ऑफ GGR। तो डेंसिटी हमारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये है हमारी अर्थ, रेडियस इसका, मास m, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो और देखो जी का फॉर्मूला भी होता है, जी इक्वल्स टू होता है हमारा GM अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से देखो मैं m को क्या लिख सकता हूँ, m को लिख सकता हूँ g इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख दो m की वैल्यू GR स्क्वायर बाई जी। और तुम 9th क्लास में पढ़ोगे कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, ये तो किसी ने पढ़ लिया होगा, पहले से पता होगा कि किसको पता नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम इसका आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर आर क्यूब, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3g अपॉन 4/g आर। ये होता है हमारे डेंसिटी ऑफ अर्थ इन फॉर्म ऑफ GGR। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन इवन दो इट डज नॉट फॉल इनटू द सन। वही क्वेश्चन हो गया कि ये सन है, ये अर्थ, तो ये इसकी तरफ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है फोर्स सिर्फ इसको घुमाने का काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इधर लाने का काम नहीं कर रहा, इसका काम घुमाने का है, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए नहीं आ रही है। अब इसमें कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, इनको तुम खुद से प्रैक्टिस करनी है, नहीं बनना तो डाउट पूछना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे
ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का एक तो, और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सेस के क्वेश्चंस। इसके अलावा तुम और क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तो इसके अलावा और क्वेश्चंस कर सकते हो जो तुम्हें कोचिंग से मटेरियल जो मिला होगा। कोचिंग से तुम्हें ग्रेविटेशन की शीट मिली होगी तो ग्रेविटेशन की शीट के तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर जिसको नहीं मिली है तो इंस्टीट्यूट पर जाकर उसको ले सकता है, ठीक है, शीट को, और उसके क्वेश्चंस तुम कर सकते हो और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए इसमें भी, उनकी भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चैप्टर को जितना अच्छा करना है तो क्वेश्चंस जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा चैप्टर अच्छा होता जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। और तुम्हारी तरफ से कैसे होगा, तुम्हें क्वेश्चंस करना है ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो अभी इसको यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म करते हैं, पूरा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।